आज हम संस्कृतिकरण की धारणा को समझेंगे कि किस तरीके से भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृतिकरण देखिए है क्या, समाज शास्त्र में और राजनीति विज्ञान में संस्कृतिकरण का बहुत अधिक महत्व है। तो हम क्या समझते हैं कि देखिए जब भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। समाजों में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे भारत की संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता, वो प्रमाणित या सुस्पष्ट जो शब्द होता है वो विभिन्न प्रक्रियाओं से संस्कृति के माध्यम से क्या होता रहा है, परिवर्तित होता रहा है। ये संस्कृति का क्या है, एक प्रभाव है। आज हम देखिए वैसे सामाजिक परिवर्तनों में 4 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, जिसमें आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और पंथ निरपेक्षीकरण। तो आज हम संस्कृतिकरण के बारे में, इसकी अवधारणा क्या है, उपनिवेशवाद में काल में किस तरह से ये भारत में हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं संस्कृतिकरण क्या है। तो देखिए समाज शास्त्रीय साहित्य में संस्कृतिकरण की अवधारणा को लाने का श्रेय जो है, जो इनके पितामह कहा जाता है, वो डॉक्टर M.N. श्रीनिवास है। संस्कृतिकरण भारत में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली क्या रही है, एक परिवर्तन लाने वाली विचारधारा रही है। संस्कृतिकरण की व्याख्या करते हुए खुद डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पुस्तक थी द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, में उन्होंने लिखा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपनी विचारधारा और अपने जीवन पद्धति को बदलता है, तो वो क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। अब इतनी ही परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि M.N. श्रीनिवास कहना क्या चाहते हैं। आगे चल के M.N. श्रीनिवास ने इसको परिभाषित किया, बताया कि निम्न जातियाँ अनुक्रम या संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्राय द्विज यानी कि ब्राह्मण जातियों और क्षत्रियों के तौर तरीकों, कर्मकांडों, सामाजिक व्यवहारों को अपनाती है और अपवित्र समझे जाने वाले मांस मदिरा के सेवन को त्याग देती है। इस अवधारणा के द्वारा उन्होंने भारतीय जाति प्रथा की संरचना का जो क्रम था वो होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी दर्शाने का प्रयास किया इस पुस्तक में कि आधुनिक भारत में निम्न जाति के सदस्य प्राय उच्च जाति के संस्कारों व जीवन के ढंग यानी कि वे ऑफ लाइफ का अनुसरण यानी कि नकल करने लगते हैं, तो साथ ही वे जातीय संस्कृतिकरण में उच्च स्थान या स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं और वे प्रयास में कई बार सफल भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में समाजशास्त्रियों ने इस अवधारणा में संशोधन किया ताकि सांस्कृतिक विविधता और गतिशीलता की प्रक्रिया को भारत की पारंपरिक सामाजिक बनावट के संदर्भ में सही तरीके से क्या किया जाए, व्याख्यातित किया जा सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, कि भाई इस समुदाय पर उसके प्रभाव क्या पड़े हैं। तो देखिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के प्रभाव को हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। प्रभाव को हम भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में, विचारधारा के रूप में, संगीत के रूप में, नृत्य के रूप में, नाटक के रूप में, जीवन शैली और अनुष्ठानों, कर्मकांडों के अंतर्गत देख सकते हैं। संस्कृतिकरण के प्रभाव में संस्कृति या संस्कृति शब्द से संबंधित है, इसीलिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः हिंदू समाज में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का कारक है। परंतु ऐसा नहीं है कि श्रीनिवास का मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के बाहर भी दृश्यमान है। इसे हम
विभिन्न पंथों, विभिन्न संप्रदायों, धार्मिक समूह यहाँ इनमें के अंदर भी देख सकते हैं। इसके बाद भी विभिन्न प्रयत्नों से ये बात सामने आई है कि देश के विभिन्न भागों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है, क्योंकि सब जगह ये संस्कृतिकरण एक जैसा नहीं होता है। भारतीय ग्रामीण समुदायों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति यानी कि ब्राह्मण जाति की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रभु जातियों का अस्तित्व स्थानीय होता है और वे संस्कृतिकरण करने वाली जातियों के लिए क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कार्य करती है। स्थानीय प्रभु जातियों के माध्यम से सांस्कृतिक फैलाव की प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में हमें देखने को मिलती है। प्रभु जाति ब्राह्मण है जो वह संस्कृतिकरण में ब्राह्मण विशेषताओं को फैला देता है। यदि स्थानीय जाति जाट है तो वह जाटवादी विशेषताओं को प्रसारित कर देता है। अतः अर्थ में संस्कृतिकरण और प्रभु जाति सांस्कृतिक परिवर्तन की एक सीमित क्षेत्रीय प्रक्रिया होती है। ये भी हमें समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि यदि एक क्षेत्र में गैर संस्कृतिकृत जाति यानी कि निम्न जाति प्रभु जाति है तो वह अपने प्रभाव के कारण मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित होता है और उसके अंदर सिर्फ निम्न जाति ही रहती है, वही निम्न जाति ही क्या रहती है, प्रभावशाली रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये दिशा यूँ चलने की बजाय ये दिशा बिल्कुल ऐसे उलट जाती है। कैसे? समाजशास्त्र में इस प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। इस प्रकार क्षेत्रीय आधारों पर संस्कृतिकरण और उसकी भूमिका जो होती है उसको निभाने वाली प्रभु जातियों में काफ़ी भिन्नता होती है। पंजाब में सांस्कृतिक दृष्टि से उच्च जातियों का कभी विशेष प्रभाव नहीं रहा। भारत में 19वीं शताब्दी तक पारसियों का प्रभुत्व रहा था। अब आपको विसंस्कृतिकरण भी समझ में आया होगा। देखिए विसंस्कृतिकरण में क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र के अंदर निम्न जाति प्रभु जाति के रूप में होती है, बड़ी जाति के रूप में होती है, तो वो अपनी जाति के प्रभाव में उच्च जातियों के व्यक्तियों को भी ले आती है, तो वो क्या कहलाता है, विसंस्कृतिकरण कहलाता है। अब हम आगे चलते देखते हैं कि डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास आगे चल के क्या बताते हैं। तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास आगे इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी एक समूह विशेष का संस्कृतिकरण हो जाने से प्राय स्थानीय जाति स्तर पर उसकी सामाजिक परिस्थिति उन्नत हो जाती है। वह जाति या तो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है या उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाता है या वो मुख्य धारा से जुड़कर हिंदुत्व की महान परंपरा को क्या करती है, सीख लेती है, चाहे वो निम्न जाति है, कोई भी जाति होती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हमेशा स्थिर और निर्बाध नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना होता है। जब निचली जातियाँ प्रभु जाति या द्विज जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करने लगती है तो प्राय ऐसा नहीं होता है कि उसका विरोध नहीं होता। रीति रिवाजों, वेशभूषा और छोटे छोटे बदलावों को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन जब निचली जातियाँ उच्च जातियों के विशिष्ट चरित्रों यानी कि जनेऊ धारण करना, तिलक लगाना, इस तरह के जब वो काम करती हैं, अपनाने लगती है, तो उनका कड़ा विरोध भी होता है। उनके इस कार्य के लिए प्रभु जाति उन्हें दंड भी कई बार दे देती है। तो इस तरह से संस्कृतिकरण किसी जाति की उच्च स्थिति के लिए या एक आंतरिक साधन है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न गतिशीलता से जाति व्यवस्था में केवल स्थिति का बदलाव होता है, इससे संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। जाति अनुक्रम के अंदर ही बदलाव आता है, लेकिन जाति व्यवस्था अपने आप में नहीं बदलती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं अपितु जनजाति व अन्य समूह में भी दिखाई देती है। हमें इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि संस्कृतिकरण केवल संरचना का स्तर नहीं है अपितु सामाजिक संरचना व संस्कृतिकरण में भी इसका उल्लेख मिलता है। परिवर्तन ला सकती है, लेकिन परिवर्तन जीवन का ढंग से लेकर सामाजिक परिस्थिति तक, स्टेटस तक ये क्या कर सकती है, शामिल हो सकती है। अब कुछ भी कहा जाए, हम बड़ी जातियाँ
निम्न जाति के प्रभाव में कई बार आ जाती है, कई बार निम्न जातियाँ उच्च जातियों के प्रभाव में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसकी आलोचना भी हुई है। आलोचना क्या है? संस्कृतिकरण की अवधारणा की विभिन्न लेवल पर आलोचना की गई है। शिवम डॉक्टर श्रीनिवास ने खुद भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि संस्कृतिकरण एक उपयोगी अवधारणा होते हुए भी बहुत अस्पष्ट अवधारणा है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये क्या है, बिल्कुल क्लियर इसकी डेफिनेशन नहीं है। संस्कृतिकरण एक अत्यंत जटिल और विषम अवधारणा है। वास्तव में इसे एक अकेली अवधारणा मानने की अपेक्षा अनेक अवधारणाओं का ढेर मानना अधिक उपयोगी होगा। ये एक विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए एक नाम मात्र है। तो ये कहा जाए संस्कृतिकरण की एक अवधारणा नहीं, इसके बहुत सारे आयाम माध्यम हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। संस्कृतिकरण की जो आलोचना है वो किन आधारों पर की जाती है। प्रथम आलोचना है कि संस्कृतिकरण में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। ये बात भी पूर्ण रूप से सत्य है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में सामाजिक गतिशीलता या निम्न जातियों का सामाजिक स्तर ऊपर आने की बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। तो संस्कृतिकरण में संरचनात्मक परिवर्तन कोई खास नहीं होता है। दूसरी आलोचना है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा ऊंच नीच का भेद पैदा करती है। संस्कृतिकरण की अवधारणा उच्च जातियों की उत्तम तथा निम्न जातियों को अधम होने की बात का इंगित करती है, संकेत करती है, तो जिसकी वजह से इस धारणा की आलोचना की जाती है। संस्कृतिकरण का मॉडल असमान और अपवर्जन को प्रमाणित करता है। तो देखिए, संस्कृतिकरण प्रक्रिया में समाज के लोगों के बीच शुद्धता और अशुद्धता का जो विश्वास की भावना बल देती है। यही कारण है कि समाज में ऊंची जातियाँ या समूह निम्न जातियों को नीचा दिखाना और उसका बहिष्कार करना अपने आप में एक विशेषाधिकार समझती है। जिस प्रकार से इस प्रकार की ऊंच नीच की भावना के व्याप्त होती है, तो उसे एक हम क्या करते, सम समाज कैसे बना सकते और नहीं बना सकते। तीसरे आधार पर आलोचना है कि संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाने से दहेज प्रथा के प्रचलन में क्या हुआ है, बढ़ावा हुआ है। संस्कृतिकरण का समाज में एक नकारात्मक प्रभाव ये भी हमें देखने को मिला है कि अन्य जातियां भी बनियों और राजपूतों की तरह अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह में एक बहुत मोटी रकम दहेज के रूप में लेन देन करते हैं, जबकि पहले निर्धनता की वजह से निम्न जातियां अपनी पुत्रियों के विवाह के समय में वर पक्ष में वधू मूल्य क्या करते थे, लेन देन चलता था। संस्कृतिकरण के प्रभाव में दलित संस्कृति लुप्तप्राय हो गई है। अब देखिए ना, ये भी एक आलोचना है। संस्कृतिकरण का जब प्रभाव हुआ तो दलित संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने, नगरीकरण की प्रक्रिया ने जातिगत कार्यों के आधार पर शिल्पकारों, कलाकारों और कृषकों, पशु चिकित्सकों आदि को जो समाज में पहचान बनी हुई है वह अब औद्योगिक युग में निरर्थक हो गई है। उसका महत्वपूर्ण रूप से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और आलोचना की गई है इसके आधार पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संपूर्ण समाज में नहीं दिखाई देती। अब ये कहे संस्कृतिकरण एक बहुत बड़ी विचारधारा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, विभिन्न जातियाँ धर्म के लोग हैं, तो ये प्रभाव सब जगह दिखाई नहीं देता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं दिया जाता। D.N. मजूमदार का मानना है कि सभी स्थानों पर निम्न जातियों में ऊंची जातियों की संस्कृति या गुणों को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। संस्कृतिकरण के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाओं को देखने के लिए ऐसा लगता है कि हम मनोवैज्ञानिक में पाए जाने वाले अनुकरण के सिद्धांतों पर क्या करते, आधारित काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसकी आलोचना की गई है कि संस्कृतिकरण पर संस्कृति ग्रहण का भी एक विशिष्ट रूप होता है। अब देखिए, कुछ समाजशास्त्रियों का ये भी मानना है कि संस्कृतिकरण पर संस्कृति ग्रहण का एक विशिष्ट रूप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जाति द्वारा दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाने में निमित्त बदले संस्कृति पर संस्कृति ग्रहण का ही एक
उपयुक्त शब्द होता है, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की पहले संस्कृति होती है, फिर वो दूसरी जाति संस्कृति में चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो एक उप संस्कृति या पर संस्कृति क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। जब हम बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी में ब्राह्मणीकरण विरोधी लहर चल पड़ी थी, क्षेत्रीय स्वचेतना का विकास होने लगा था, अनेक भारतीय भाषाओं ने संस्कृति के शब्दों और सूक्तियों को हटाने के प्रयास होने लगे थे। पिछड़े वर्गों के आंदोलनों परिणाम स्वरूप विभिन्न जाति समूहों और लोगों में धर्मनिरपेक्षीकरण की भावना पैदा हुई। क्षेत्रीय आधार पर संपन्नता के कारण कुछ लोगों में धर्मनिरपेक्षीकरण की भावना पैदा नहीं हुई, लेकिन जो जातियाँ प्रभु जातियाँ थी उनमें क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा था। इस तरीके से हम किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि संस्कृतिकरण की जो धारणाएं होती है वो हमेशा एक जैसी होती है और हर जगह हमें दिखाई देती है, क्योंकि दलित जातियां भी दलित के रूप में अपनी पहचान का दावा करने लगी थी। अब उन्हें दलित कहलाने में गर्व का अनुभव होता है। हालांकि दलित जाति समूह के बीच अति गरीब और हाशिए पर रहने वाले सदस्यों को अन्यों के मुकाबले में अनुकंपा के आधार पर सहायता देने की आवश्यकता है, जैसे कि आरक्षण। कहने का तात्पर्य ये है कि दलितों का आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें कुछ सामाजिक सम्मान भी हासिल हुआ है, अन्यथा वे भेदभाव और बहिष्कार का शिकार बने रहते थे। इस तरह से संस्कृतिकरण में क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और जब तक संस्कृतिकरण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम संरचनात्मक परिवर्तन को भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो संस्कृतिकरण की परिभाषा, संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है, प्रभु जाति क्या है, विसंस्कृति क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, किस तरह परिवर्तन है, पूरे भारत में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इसको विस्तार से पढ़िएगा। जब तक किसी चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी। तो संस्कृतिकरण की जो विचारधारा है बड़ी व्यापक है, इसको जितना समझा जाएगा, जितना समय दिया जाएगा उतना ही कम है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।